आपने बेस्ट एफर्ट दी कि नहीं, दैट इज द ओनली थिंग। और भगवान कोई नहीं होता उसमें। हार्ट की मरीज में 3 एस्पेक्ट होते हैं। एक तो होता है इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, एक पॉल्यूशन स्ट्रेस है, तीसरा वेदो कॉन्स्टेंट। एल्डरली ग्रुप में है, 60 प्लस में है, जिन्हें हार्ट बीमारी है, जिन्हें ब्लड प्रेशर, दे शुड अवॉइड दिस। अगर टहलना है दोपहर में जब धूप निकल जाए कि 10 11 12 बजे, उस समय खाली पेट 3 4 घंटे पेट खाली, उस समय टहलें। कारण बेसिक है हमारा चेंजिंग लाइफस्टाइल, हम उसमें अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे वर्किंग आवर बढ़ गए हैं, हमारा लगातार जो खान पीन है वो बिगड़ता जा रहा है। आप देखो कोई कॉलोनी बस्ती है, उतनी ज्यादा ठेले एकदम से खड़े हो जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आज की जरूरत है। अगर आप किसी भी किस्म का कोई इंश्योरेंस कराएं तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस। नमस्कार, भारत कश्मीर में आपका स्वागत है। मैं सतीश सक्सेना। आज जो हमारे मेहमान हैं, उनका नाम आपको बाद में बताऊँगा, पहले उनके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। दिल एक अंग नहीं, एक एहसास है। जहाँ बात होगी दिल की, धड़कन की, ज़िंदगी की, जिनका अनुभव दिल, सेहत और ज़िंदगी के लिए हमेशा उन्होंने उसका प्रयोग किया है और आने वाली ज़िंदगियों को वो और कुछ चीज़ें बताएँगे और अब तक उन्होंने बहुत ज़िंदगियाँ बचाई हैं। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, भारत टीवी में आपका स्वागत है सर। सर, ये पहला सवाल है मेरा सर, ये आपके मन में कब आया कि मेरे को हृदय रोग डॉक्टर बनना है? और सर आपने मरवादी क्यों चुना? पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, मुझे सम्मान दिया और मुझे एक मौका दिया, एक मंच दिया जिसमें मैं अपनी बात रख सकूँ, अपनी जो वो बात जो हो पब्लिक के हित की। जहाँ तक मेरे प्रोफेशन की चॉइस की बात है, मेडिकल प्रोफेशन में कार्डियोलॉजी का एक अलग स्थान है। कार्डियोलॉजी एक ऐसी स्पेशलिटी है, सुपर स्पेशलिटी है, जिसमें कि आप कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं, मरीजों की जान बचती है। तो ये दिस इज द ओनली स्पेशलिटी इन मेडिकल फील्ड कि जिसमें एक सही वक्त पे सही निर्णय हो जाए और सही प्रोसीजर, तो आदमी की जानें बचती हैं। और ये इसमें कोई भी निर्णय गलत हुआ तो आदमी अपनी जान से जाता है। तो ये बहुत चैलेंजिंग ब्रांच है और बड़ी एक्साइटिंग ब्रांच है। वी सी पीपल गेटिंग बैक, मतलब जो बिल्कुल थे कि खत्म हो रहे थे वापस लौट के आए थे। तो दैट इज अ वेरी चैलेंजिंग था, वेरी सेटिस्फाइंग थिंग। इसीलिए मैं कार्डियोलॉजी में रहा था और बड़ा अच्छा रहा मेरा लाइफ। आई लाइक दिस सब्जेक्ट, आई लाइक मेडिसिन, आई लाइक मेडिकल प्रोफेशन। मेडिकल प्रोफेशन इज द बेस्ट प्रोफेशन फॉर, मतलब what मैं हूँ इसमें कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। सर, वी आर देयर व्हेन वन नीड मोस्ट। जब किसी को कोई परेशानी है तो वहाँ खड़े होते हैं और हम उसके लिए कुछ उसकी मदद कर पाते हैं। मदद इस किस्म की कोई और हो ही नहीं सकती। और जिंदगी बचती है, ऐसा लाइफ ठीक होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। तो दिस इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग। और इस बात में आजकल जैसे चल रहा है कि सब कि पैसे के लिए हो रहा है, ये सब हो रहा है, वो सब बहुत गलत बात है। वो क्षण जिसमें मरीज ठीक होता है, उसके चेहरे पे जो मुस्कान या उसके परिवार वालों के चेहरे पे जो मुस्कान आती है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, बिल्कुल सर। अलग रिवॉर्ड है। तो उसका मजा अपने आप में अलग। जो अगर अब बात आती है मेडिकल प्रोफेशन की, बात अगर शुरू कर रहा हूँ, तो ये प्योर चैरिटी भी नहीं है और प्योर बिजनेस भी नहीं है, क्योंकि ये हॉस्पिटल है, उस पर सब बहुत कॉस्ट लगती है। तो कॉस्ट है तो पैसा तो लेना ही होगा। लेकिन वी डोंट डू इट ओनली फॉर द मनी। अगर सिर्फ जैसे अमेरिकन सिस्टम, अगर आप वहाँ जाएँ और या इंडियन सिस्टम देखें, तो अमेरिकन सिस्टम वेरी कॉस्टली, हर कोई जानता है जी, कि जी। वहाँ सारी चीज़ें बहुत, मतलब हर कोई प्रोसीजर, हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, स्टेंट डालते हैं या पेसमेकर्स डालते हैं, प्रोसीजर्स करते हैं, उसकी कॉस्ट अमेरिका में हमारे मुकाबले 25 से 100 गुना तक ज़्यादा है अलग प्रोसीजर्स। तो वो कॉस्ट के इश्यूज़ अलग हैं, लेकिन हम जब चाहते हैं कि हम जब सब्जेक्ट को जानते हैं, अपने जहाँ रहते हैं और उन यहाँ के लोगों को कैसे बेस्ट पॉसिबल हम कर पाएँ, तो ये करने की बात है। उसमें हम बहुत सब्सिडाइज़ करते हैं, क्योंकि अगर एक उस तरह से चार्ज होने लग जाए कि जैसे बताते हैं अमेरिकन लोग, कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। लेकिन हमारे लोगों की कोशिश रहती है कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छा इलाज जो मिल सके, तो वो हो सके। तो डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, पहले ही मानते थे और आने वाले समय में मानते रहेंगे। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है सर, आपने ये क्षेत्र चुना सर। भगवान तो नहीं साहब, ये तो हर एक जिसकी ह्यूमन का जो काम है उसको काम ठीक तरह से करना चाहिए। भगवान तो कोई होता ही नहीं है सर, भगवान तो एक ही अथॉरिटी है, वो सिर्फ है। मेरा इतना मानना है कि जो जिस प्रोफ़ेशन में है, उसको जस्टिफ़ाई करना चाहिए, जो बेस्ट ऑफ द एफर्ट जो होनी चाहिए उसमें करना चाहिए। गीता का एक है सब, कर्मेक्षु कौशलम, जी, जी। वो अपने आप में कंप्लीट वाक्य है। जो भी आप काम कर रहे हैं, कर्म, जो आपका कौशल, कौशल एक शब्द है, जी सर। उसके लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट है, उससे आप करो। तो जो करने का आपको उसमें इन्वॉल्व होने वाली बात है, उससे आप इवॉल्व होते हो। तो इन्वॉल्व से इवॉल्व, आप उसको सही से लग के जो काम कर रहे हो, उससे आपको खुद अपने ग्रोथ आती है आपकी। तो आप अपने आप में आगे बढ़ते हो, दूसरे लिए नहीं, अपने लिए ही। फल से कोई नहीं होता, फल तो उसकी मर्ज़ी है।
आपने बेस्ट एफर्ट दी कि नहीं दी, दैट इज द ओनली थिंग। और भगवान कोई नहीं होता सर। आप किसी प्रोफेशन में हो, डू जब जस्टिफिकेशन, डू योर बेस्ट, तो आपको मजा लगाएगा और प्रोफेशन भी अच्छा हो। सर इसमें सर ठंड बहुत पड़ रही है सर। जी। और सर सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हृदय के मरीज़ होते हैं, दिल की बीमारी के मरीज़ होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। उसकी सर कुछ बताइए क्या इसको हल कर सकते हैं वो? ये आपने बहुत कंटेम्प्रेरी, बहुत अच्छा सवाल पूछा। आजकल ठंड भी बहुत ज़्यादा, इस बार शायद ठंड ज़्यादा हुई भी है। ठंड के मौसम में हार्ट के मरीजों को या जिनको हार्ट की परेशानी नहीं भी है, सिर्फ ब्लड प्रेशर इस तरह की चीज़ ही है, या भी नॉर्मल भी है, तो प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। प्रिकॉशन क्या लेना? हार्ट की मरीजों में 3 एस्पेक्ट होते हैं। एक तो होता है इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, एक पॉल्यूशन स्ट्रेस है, तीसरा है वेज़ोकंस्ट्रिक्टिव। मैं तीनों बताता हूँ डिटेल में। इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, खाँसी जो हो जाती है, आजकल लोग यूआरडीआई जिसे कॉमनली बोलते हैं, कोल्ड की ज़्यादा ही बड़ी है सर। को हाँ, बढ़ी हो, पॉल्यूशन से बढ़ी है। तो जो कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड उन लोगों के लिए, उन रोगियों के लिए जिनका हार्ट कमज़ोर है या सांस की शिकायत है, एक बड़ी लीथल प्रॉब्लम। अगर उसको सही से कंट्रोल नहीं किया गया, तो ये एकदम बहुत सीरियस हो जाती है और पेशेंट्स नीड एडमिशन हो, खतरनाक, उसमें ज़िंदगी को भी खतरा होता है। एक्यूट एलवीएफ बोलते हैं इस कंडीशन को, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। एक तो ये जिनको ये है, तो ठंड भी अगर है तो प्रॉपर्ली उसका एकदम से इलाज लें। दूसरा इसी को लेकर रिलेटेड इशू है कि जाड़े शुरू होने से पहले सितंबर के माह में यूजुअली एंड में वैक्सीन्स आती हैं कुछ। इन्फ्लुएंजा, आपने सुना होगा, इन्फ्लुएंजा कॉमन कोल्ड का एक वो तरीका है, एक न्यूमोकोकल वैक्सीन आती है। वो दोनों लगनी चाहिए उन लोगों को। अगर वो वैक्सीन लगा लेते हैं तो ये चीज़ जो होने की संभावना कम होती है। और जो हार्ट के, सांस के, जो एल्डरली मरीज हैं, बाकी चीज़ों पे भी, उनमें कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग डाटा बताऊँ मैं आपको, जब उनको रैंकिंग करेगी कि किस चीज़ से आदमी की लाइफ सबसे ज़्यादा बढ़ती है, तो हम जैसे कॉमनली कहते हैं साहब हम हार्ट है या नहीं भी है तो हम एक्सरसाइज करते हैं तो लाइफ ठीक रहती है, ज़िंदगी बढ़ती है। तो उसमें जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, दैट केम अबव दिस। मतलब जो लोग लगातार एक्सरसाइज करके एडवांटेज लेते हैं, जी, जी। तो वो एडवांटेज, और अगर एक वैक्सीन लगवा लेते हैं, एल्डरली खासतौर जिनको ज़रूरत है, तो वैक्सीन इज़ मोर यूज़फुल देन एक्सरसाइज। तो वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ कम यूज़ होता है, थोड़ी कॉस्टली भी है, दैट इज़ गुड। दूसरी मैंने बोला पॉल्यूशन स्ट्रेस। आज आप पॉल्यूशन आप जानते हैं, एयर पॉल्यूशन भी है, बाकी सब खाने-वाने में, पानी में सभी पॉल्यूशन है। तो उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से जैसे आजकल कोहरा हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उसमें बाहर निकलना ख़ास तौर से हार्ट के मरीज़ों के लिए ठीक नहीं है। चिल अगर है, तो उसमें बाहर निकलना ठीक नहीं है। तो बोल रहा था मॉर्निंग वॉक लोग ज़्यादा करते हैं, तब भी वो ठंड में निकलते हैं, उनको निकलना चाहिए सर? जो यंग्स हैं वो तो करें, लेकिन जो एल्डरली एज ग्रुप में है, 60 प्लस में, जिन्हें हार्ट की बीमारी है, जिन्हें ब्लड प्रेशर, दे शुड अवॉइड दिस। अगर टहलना है दोपहर में जब धूप निकल जाए कि 10, 11, 12 बजे, उस समय खाली पेट 3-4 घंटे पेट खाली, उस समय टहलें। और अगर चिल है और धूप नहीं है तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड, जो भी करना है इंडोर करें। जो तीसरी बात इसमें जो हो रही थी, आपने जो पूछी, वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्ट को लेके चीज़ जी। इशू है कि ठंड के मौसम में नसें सिकुड़ती हैं। नसें सिकुड़ती हैं, खून के जमने की क्षमता बढ़ जाती है। ये दोनों कारण हैं कि जिससे हार्ट अटैक और फालिज स्ट्रोक जिसे बोलते हैं, बीपी बढ़ के कॉम्प्लिकेशन होता है। तो उसमें ठंड से बचना ज़रूरी। कुछ खान-पान को लेके भी बहुत जो कुछ प्रिकॉशंस हैं वो होनी चाहिए। आजकल के मौसम में देखा गया है कि लोग ज़्यादा मसाले का खाना कि जा रहे हैं, उसमें घी भी पड़ा हुआ, नॉन-वेज काफ़ी बढ़ जाता है, रिच ड्रिंक्स बढ़ जाते हैं, चाय-कॉफ़ी बढ़ जाती है। हाँ सर, सर ड्रिंक का सर क्या रोल है सर? तो आप आजकल लोग कॉकटेल पार्टियाँ, ये ड्रिंक ज़्यादा बढ़ा है सर कल्चर और ये सब बढ़ ही रहा है युवाओं में लेकर। तो इसको लेकर सर बताइए क्या ये कितना नुकसानदायक है, ये कितना फ़ायदेमंद है? लोग कहते हैं नहीं यार 2 पैक लगा लें, कुछ नहीं होता यार, डॉक्टर भी कहते हैं 2 पैक खाने में लगाना चाहिए। क्या सर ये दिल की बीमारी को लेके कहाँ तक सही? 2 कॉन्टेक्स्ट में, एक तो मैं ठंड के बारे में बोल दूँगा। ठंड में ये कॉमन है कि आप कुछ लिकर ले लो तो फ़ायदा करती है, थोड़ा बहुत यही लिकर ज़्यादा नहीं, ओनली इन मॉडरेशन, फ़ायदा नहीं होता कुछ भी, फिर महसूस होता है कि हाँ ठीक है। दूसरा, जिसने ड्रिंक ले रखा है, वो ठंड के मौसम में बाहर ना निकले, क्योंकि जो जिस मतलब खासतौर जो हार्ट के पेशेंट है, जो ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है, इसका कारण क्या होता है? बहुत सी दवाएँ ऐसी होती हैं कि जो नसों को फैलाती हैं, वेज़ोडाइलेटर्स जिनको बोलते हैं। तो दवा ले रखी है, वो वेज़ोडाइलेट हो रखा होता है, और ठंड में लेंगे तो इमीडिएट हीट लॉस बहुत होता है, तो उससे परेशानी होती है। वैसे ड्रिंक्स के बारे में जो आप कह रहे थे, पहले बात थोड़ी मैं ठंड की और खत्म कर देता। प्रॉपर हाइड्रेशन होना ज़रूरी है, हल्का खाना खाएँ, सूप्स लें, ज़्यादा चाय नहीं, ज़्यादा कॉफ़ी नहीं, हल्का खाना सब कुछ। एक्सरसाइज करें, घर के अंदर करें, प्रोग्रामिंग प्रॉपर्ली करें, उसके बाद करें, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं।
अब जो विषय आपने उठाया कि ड्रिंक्स का, सर ड्रिंक्स इज़ नॉट गुड फॉर हार्ट और हेल्थ, इसमें कोई भी शक नहीं है, ये सब कहने वाली बातें हैं कि 2 पैग ले लो कहते हैं, एक कई स्टडीज़ थी उसमें 60 एमएल तक ले लो कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन मेटा एनालिसिस मतलब बहुत सारी स्टडीज़ का निचोड़ जो निकालते हैं, उसका इसमें निष्कर्ष जो है, इट इज़ नॉट गुड, रेगुलर अल्कोहल इंटेक इज़ नॉट गुड। सोशल ड्रिंकिंग कोई परेशानी नहीं है, एक आध पैकेट हो गया, वीकेंड वाले लिए परेशानी नहीं है। बिंज ना हो, बिंज का मतलब होता है एक साथ बहुत देर बैठे, वीकेंड ही बैठे लेकिन बहुत एक साथ ले, जब तक खत्म हो रही पीते रहे, वो दैट इज़ रॉन्ग। दूसरा फ्रीक्वेंट या डेली इज़ नॉट। कुछ वाइन्स मानते हैं, फ्रेंच वाइन्स या इसमें ये बेटर होती हैं उसके लिए। तो उसमें देखा गया रिज़र्वेट्रॉल एक चीज़ होती है, इसमें एक्टिव कंपाउंड होता है, तो दैट इज़ बेसिकली गुड कंपाउंड फॉर हेल्थ। लेकिन एज़ सच इंडियंस के लिए नहीं, हम जिस उससे बने हैं, जो हमारी वातावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जिस तरह के हमारे जेनेटिक कंपोज़िशन है, उसके हिसाब से लिकर का कोई रोल नहीं है हमारा। सर बहुत चर्चा में है और हम लोग बहुत देखते भी हैं सर, यंग बच्चे जिनकी बिल्कुल युवा पीढ़ी के 25, 30 साल, 35 साल, 40 साल, ये लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, उनकी मौतें हो रही हैं। सबका कारण क्या और उसका बचाव क्या है सर? ये आपने बहुत ही रेलेवेंट सवाल पूछा है। दिस इज़ अ वेरी बर्निंग टॉपिक इन हेल्थ, स्पेशली इन कार्डियोलॉजी। जैसे आपने कहा इसमें कोई भी शक नहीं है, अगर आप डाटा पे नज़र डालें, तो 25% ऑफ द हार्ट अटैक अगर पर्सन लेस देन 40 40 साल के कम में 25% हो रहा है। 50 साल से कम में 50% जो हार्ट अटैक 50 साल से कम है उनकी उम्र। तो ऐसा हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो ये कारण है। दूसरा ये है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये सिर्फ़ हेल्थ का इश्यू नहीं है, ये सामाजिक इश्यू भी है। अगर जो ये चाहे 40 साल या 50 साल जो एज होती है, ये किसी भी का भी प्रोफ़ेशनल करियर की पीक होती है। वो यूजुअली अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। बच्चे भी छोटे ही होते हैं ऐसी पीक में। सपोज़ उसको कुछ हो जाता है, तो उसकी तो हेल्थ है ही है, पूरी फैमिली सफ़र जी, करती है। पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है सर। जिस ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए वो काम करता है, वो सफ़र करता है। तो ये सामाजिक भी विषय भी है, सिर्फ़ हेल्थ इंडिविजुअल हेल्थ का नहीं है। और इसके लिए क्या करना है, क्या कारण है, बहुत ज़रूरी है इस बारे में सोचना, जो आपने प्रश्न उठाया है। कारण सब वही है, रिस्क फैक्टर्स जो हमारा चेंजिंग लाइफ़स्टाइल जो है। एक मैं बड़ी इम्पोर्टेंट स्टडी आपको बताता हूँ, अभी अभी 15 दिन पहले आई है, जो आपने देखा होगा कि कोविड के बाद बहुत ज़्यादा सडन कार्डियक डेथ जो पड़ खड़े-खड़े लोग जी, गिरे और डेथ हो गई। जी, जी, जी। ये हुआ। इसको ये पता करने के लिए ये कोविड की वजह से या कोई और कारण है, एक स्टडी करी गई थी और स्टडी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वो सब बायोप्सी ऑटोप्सी प्रूवन है। ऑटोप्सी मतलब कि पोस्टमार्टम जिनकी डेथ हुई उनका पोस्टमार्टम किया गया, हार्ट को खोल के अंदर देखा गया कारण क्या है। तो उसमें बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं, उसमें कोविड से तो कोई रिलेशन नहीं था साहब, पहली बात। दूसरा ये था कि सडन कार्डियक डेथ के जितने भी केसेस थे, उसमें जो हार्ट की वजह से थे, वो मोर देन हार्ट का मतलब जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जिसे ब्लॉकेज बोलते हैं, जिसकी वजह से वो 42% उसकी वजह से थे। कारण और भी होते हैं कि जैसे वाइट डेवलपमेंट हार्ट ठीक नहीं होता, इलेक्ट्रिक और भी चीज़ होती है, वो अलग चीज़। सिर्फ़ जो इसको हम बोलते हैं हार्ट वाली बात कॉमन टर्म लैंग्वेज में ब्लॉकेज पैदा होना, तो 42% में था। यंगर एज ग्रुप में बता रहा हूँ आपको जब 40 साल मतलब उसमें एज ग्रुप डिवाइड कर रखा था 18 साल, 18 से 45 साल, 45 साल से ऊपर। तो 18 से 45 साल के एज ग्रुप में 42% लोगों को सडन कार्डियक डेथ हार्ट की नसों में ब्लॉकेज की वजह से हुई और ब्लॉकेज भी सिंपल नहीं थी, एक्सटेंसिव थी। जी सर। और उनमें 18 समझ रहे हैं सब, 18 साल लड़का था इसमें का, इसलिए कह रहा हूँ आपसे। एवरेज एज वॉज 33 ईयर्स ओनली, 33 साल। हम रोज में देखते हैं हमारे बेटे से इसी चीज की है। अभी थोड़े दिन पहले एक बेड पे हमारे सीसीयू है उसमें बगल बेड पे बता रहा हूँ, एक बेड पे एक 26 साल का लड़का, उसकी शादी थी, उसे एमआई हो रखा, उसकी क्लास थी, उसके बगल में 28 साल का लड़का, उसकी शादी हो भी चुकी थी और दोनों को हार्ट अटैक। तो इट हैज बिकम वेरी मतलब एक सोशल वो है इसमें एपिडेमिक की परेशानी। अब बात कारण की आ गई। कारण बेसिक है हमारा चेंजिंग लाइफस्टाइल, हम उसमें अपने आप को एडप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे वर्किंग आवर बढ़ गए हैं, हमारा लगातार जो खान-पीन है वो बिगड़ता जा रहा है। आप देखो कोई कॉलोनी बस्ती है, उतने सारा ठेले एकदम से खड़े हो जाते हैं। पहले बाहर का खाना इट वाज़ वेरी अनयूजुअल, मतलब कभी चले गए हो गया। अब इट इज़ रेगुलर, कुछ ना कुछ रोज़ खाता आदमी बाहर। उसके अलावा जो बाहर का खाना है, मैं एकदम खराब है।
जंक फूड सर बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है, किस चीज़ से बनना? यू हैव नो क्वालिटी कंट्रोल। उनका तो ये है कि खाने का टेस्ट ठीक हो और देखने में ठीक लगे। अंदर जाके उसने क्या कहा उनसे कोई मतलब नहीं। इसको मतलब आपसे आपको सोचना है, करना है कि नहीं करना। तो वो ध्यान देने की ज़रूरत है। एक दूसरा इश्यू क्या है? हम लोग सीडेंटरी हो गए हैं, लगातार एक जगह बैठे फ़ोन हाथ में यही चल रही है। और बच्चे भी उस पे लगे हैं, उनका वर्क भी उसी पे आता है, उसको देखते रहते हैं। और उन चीज़ों में जो सर्च इंजिन्स हैं, जैसे गूगल या इस तरह की चीज़ें हैं, दे हैव गॉट ए डेफिनिट बायस। वो चीज़ दिखाएँगे आपको, आप जानते हर कोई जानते हैं ऑप्टिमाइज़ेशन वाली बात, जो आप सोचोगे वही आता है जी, उसमें। वही आता है। वो धीमे-धीमे आपको ऐसा पकड़ लेंगे, आप बच्चों में देखो, जेन ज़ी बोलते हैं नई जनरेशन को, कौन-सा ब्रांड यूज़ करना उन्हें मालूम है, हमें नहीं मालूम होगा। बिल्कुल और इतना फ़ोर्स करे तो वो भी है ना वो, क्या खाना खाना है, ये खाना खाना है। ये पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर ये हमारा खाना है, नहीं सर, बड़ा नहीं है। अब रेगुलर फूड है। आप देखो, तब अगर बाहर जॉइंट्स देखो, सबसे ज़्यादा इसी के होंगे बच्चे, सबसे ज़्यादा उसी में मिलेंगे आपको। उसमें यूज़ क्या होता है? मैदा, चीनी, नमक, वो सारी चीज़ें, उस तरह का घी कि जिससे नुकसान होता अरे कैसे बचाया जाए बच्चों को? है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है साहब, इसमें बहुत ज़्यादा पेरेंटल गाइडेंस की ज़रूरत है। जो फ़ोन का यूज़ बच्चों के लिए लिमिट होना चाहिए, इसमें कोई भी शक नहीं। कोई अगर मान लीजिए कई बार स्कूल से भी होता है किसी को खान जो आपका वर्क के बारे में, जो स्कूल का उनका करिकुलम उसी पे आता है, उसका लिमिट होना चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं आना चाहिए। आप जो बात कह रहे हैं उसमें 2 बात बोलूँगा आपसे। फ़िनलैंड है एक कंट्री, फ़िनलैंड का एजुकेशन सिस्टम सबसे अच्छा माना जाता है, बेस्ट। वहाँ पे काफ़ी टाइम से वो बसता-बसता कुछ नहीं है। वो जो एप्पल आईपैड आता है, जी, उसी में सब पढ़ाई-वढ़ाई होती है। पहले उन्होंने उसमें डाटा कनेक्शन दे रखा, अब स्ट्रिक्टली बंद हो गया, उसका कोई कनेक्शन नहीं, उस पे ये इतना ही काम करो। कोई एक्सेस नहीं स्कूल में, और घर में बोल रखा है कि 2 घंटे से ज़्यादा एक्सेस नहीं होनी है। ऑस्ट्रेलिया भी 16 साल के बच्चों के लिए अभी बंद किया, वरना बिगड़ती जा रही है। आप मोटापा देखो बच्चों में, हाँ सर, मोटापा बहुत कहा। हाइपरटेंशन बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। आई एम सीइंग कि लेट 30, 18, 19, 20 साल के बच्चों को ब्लड प्रेशर अच्छा खासा मिलता है, तो लेट अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़ हो रही है। एक बेसिक चीज़ होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, का मतलब ये होता है इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता, तो शरीर की मेटाबॉलिज्म पूरी चेंज होती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, शुगर बढ़ती है। ये बेसिक फैक्टर है, और ये सारी चीज़ों से वहीं पे असर पड़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पड़ता है। उसकी वजह सर खाना-पीना सबसे ज़्यादा। खाना-पीना हो, रेगुलर एक्सरसाइज करना, मतलब फिज़िकल प्रॉपर्ली रहना, प्रॉपर्ली सोना। और जो एक दूसरा एस्पेक्ट भी है इस चीज़ का, जो आजकल स्क्रीन टाइम जिसे बोलते हैं। अगर आप ये देखेंगे लगातार, आप खुद ही महसूस किया होगा आप लोगों ने, कि लगातार देखने से आपके सोचने-समझने की क्षमता धीरे-धीरे कम होती है, मेंटल फटीग डेवलप हो जाता है। अगर आप काफ़ी देर तक ये देखते रहेंगे, और उसमें उनका इस तरह का एल्गोरिथम है कि आपका अटेंशन टाइम कितना है, उतनी देर की फ़िल्म चलेगी वो, फिर चेंज होगी। लगातार कॉन्स्टेंटली आपके ब्रेन में स्टिमुलस जा रहा है, ब्रेन इज़ नॉट रेस्ट, और जितना वो एक्सेप्ट करता है उतना ही देना है वो। एक न्यूरो एंडोक्राइन एक्सेस होती है, जो आप सोच रहे हैं, वो शरीर पे असर डालता है। घबराहट में हार्ट रेट बढ़ जाता है, हर कोई जानता है। ऐसी एक्साइटेशन में हार्ट रेट बढ़ता है। जिस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, उसमें सारे इमोशंस आदमी के अंदर आ रहे हैं, बैठे एक जगह इमोशंस आ रहे हैं, और शरीर वैसे ही हो रहा है रिड्यूस। गाड़ी को खड़ी करके आप पुल पे एक्सीलेटर दबा दीजिए, ये एनालॉजी है। अरे की लाइफ से कॉमेडी की तो आप हँसती है, ये सीरियस पूरा, पूरा ये कैसे इससे आप गुस्सा आ गया? मतलब आप ब पल-पल चेंज हो रहे हैं, तो सर इसका इफ़ेक्ट तो पड़ेगा सर। होगा ही होगा। तो ये सारी चीज़ हो गई, इससे बचने की ज़रूरत। दूसरी एक स्टडी जो मैंने आप जिसके बारे में ज़िक्र किया, उसमें थोड़ा एक और मज़ेदार बात सामने आई है, कि उनमें जो जो व्यक्तियों की इनकी डेथ हुई इससे, सडन कार्डियक डेथ, रिस्क फैक्टर्स जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आपका कुछ हद तक थायराइड भी है, कुछ हद तक आपका ये फैमिली हिस्ट्री भी है। तो वो इम्पोर्टेंट थे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा उसमें नहीं थे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उसमें यूज़ ऑफ अल्कोहल एंड स्मोक, 2 फैक्टर, यंग पॉपुलेशन। पहले कुछ हद तक स्मोकिंग कम हुई थी, तंबाकू का यूज़ कम हुआ था, लेकिन फिर वो बढ़ता जा रहा है। अल्कोहल का यूज़ आप जानते हो, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पहले के मुकाबले। कुछ जो अपर क्लास की पार्टीज़ में कोकेन इस तरह की ड्रग्स बहुत यूज़ हो रही हैं। वो दे डायरेक्टली हिट सर हार्ट, वो काट दिया पूरी सर। ये डायरेक्टली हिट हार्ट। कोकेन से तो हार्ट के साथ अटैक होता है। सर जैसे किसी को लगता है कि मेरे को हार्ट अटैक हो रहा है, तो फ़ील हो रहा है कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, तो तुरंत कौन-सा इलाज करना चाहिए?
जिससे वो थोड़ा रिलैक्स हो और डॉक्टर के पास आराम से चला जाए। समय मिल जाए उसके लिए डॉक्टर के साथ। ये जो है हर एक को मालूम होना चाहिए, सब हर एक। ये तो 3-4 बातें मैं मतलब बोलूँगा आपसे। पहले तो लक्षण क्या है हार्ट अटैक? हार्ट अटैक का कॉमन लक्षण चेस्ट पेन, जिसे मानते हैं सीने में दर्द। वो दर्द नहीं हो रहा, डिस्कम्फर्ट होता है, पूरे सीने में हो सकता है, एक साइड में हो सकता है, एक हाथ या दोनों हाथ में जा सकता है, गर्दन में जा सकता है, लोअर जॉ में जा सकता है। ये जो डिस्कम्फर्ट है, इट शुड परसिस्ट फॉर एटलीस्ट 10 मिनट एंड शुड अकर एट रेस्ट। बैठे हुए वहीं हो और 8 से 10 मिनट तक चल रहा हो। ये सिर्फ डिस्कम्फर्ट ही नहीं होता है, उसका पसीना आना, घबराहट होना, सांस फूलना और फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, कि खतरा है, बचूंगा नहीं। अगर इस तरह की कोई बात हो रही है तो ये लक्षण मान के चलिए हार्ट अटैक। तो किसी को भी ये लक्षण अगर है तो वन शुड कॉन्टेक्ट प्लेस, उस जगह जाना चाहिए जहाँ हार्ट का कंप्लीट इलाज संभव है। समय बस प्लेस नहीं होना चाहिए। समय बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। एक बात ये, किसी को हो रहा है तो एक डिस्प्रिन की गोली हर एक को एटलीस्ट घर में रखना चाहिए। तो डिस्प्रिन की टैबलेट आप मुंह में रख के सिर्फ चबा लें तो उससे 11% तक मॉर्टिलिटी बेनिफिट है। कुछ दवाएं क्लोपिडोग्रेल और रोजुवास्टिन आती है, वो आजकल किट भी बनने लगी हैं, लोगों को घर में रख लें, किसी को एकदम खा लें। तो उसमें क्लोपिडोग्रेल की 4 गोलियां और एक रोजुवास्टिन 40 मिलीग्राम का होता है। उस समय ले लेंगे तो चांसेस एकदम परेशानी के कम हो कि अगर ये हार्ट अटैक ब्लॉकेज की वजह से होता है, नस टोटल बंद हो जाती है तो हार्ट अटैक होता है। तो नस को आप 4 से 4.5 घंटे और एटलीस्ट 6 घंटे तक अगर खोल देते हैं तो मांसपेशियों में डैमेज कम से कम होता है। जितना जल्दी आप उसको खोल देंगे तो मांसपेशियों में डैमेज नहीं होता, जिससे हार्ट की फंक्शनिंग बाद में ठीक रहती है। अगर आपने नस खोल भी दी और मांसपेशियों में डैमेज हो गया तो हार्ट हमेशा के लिए वीक हो जाता है। तो वो जो फ्री में 4 से 6 घंटे इस तक का अगर आपका जो इलाज हो जाए तो ये आपके लिए सबसे अच्छा है। तो इसलिए टाइम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लोगों में जागरूकता बहुत कम है अभी भी, और तब कोई भी कभी कोई पेशेंट या मरीज बीमार होता है तब जाते हैं तो देखते हैं लाखों रुपए खर्च, तब पछताते हैं कि यार हमने वो पॉलिसी क्यों नहीं कराई। कितनी जरूरी है सर हेल्थ पॉलिसी? हेल्थ इंश्योरेंस आज की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी किस्म का कोई इंश्योरेंस कराएँ तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप कंपेयर करें हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में, तो हेल्थ इंश्योरेंस मच मोर नेसेसरी देन लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आपके अपने लिए है, लाइफ इंश्योरेंस आपके अपने लिए नहीं है। दूसरी बात, अगर आप ठीक रहे तो आपकी फैमिली भी ठीक रहेगी, लाइफ इंश्योरेंस तो आपकी फैमिली के लिए है ना। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपको सही इलाज लेना है तो कॉस्ट क्योंकि ज़्यादा है और कई बार कॉस्ट ये कारण तो है ही है, एक इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड के इशू की, कि अगर आप कहीं जाते हैं आपका हेल्थ इंश्योरेंस, यू कैन मेंशन योर कार्ड की मेरे पे कार्ड है, उस पर काम शुरू हो जाता है। अदरवाइज यू विल हैव टू डिपॉजिट सर्टेन अमाउंट। वो चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं और कई बार कई बीमारी ऐसी होती हैं जिनका इलाज सही समय पे हो जाए तो उसका नतीजा बेटर निकलता है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे हार्ट अटैक में, होते टाइम इज मसल। जितना जल्दी आपका ठीक हो गया, नसों को खोल दिया गया, उतना ही आपके हार्ट की मांसपेशियां ठीक रहेंगी। इसीलिए बोलते हैं टाइम इज मसल, जितना जल्दी कर लिया उतनी मसल आप सेव कर लेंगे। और भी मसल हार्ट की सेव होगी तो जिंदगी आपकी ठीक रहेगी। एक बार हार्ट कमजोर हो गया तो हर चीज़ में फिर परेशानी होती है। सर अभी अभी एक नया मुद्दा उठाए थे इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कि उसकी रेटिंग अब डॉक्टर लोग करेंगे। सर वो उसकी वजह सर क्या हुई थी, क्यों इतना बवाल हो रहा है सर? किसा हमने उठाया था, मैं एसोसिएशन हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंडिया का वेस्ट यूपी का प्रेसिडेंट भी चैप्टर ने शुरू किया है। अभी इस पर डिबेट भी थी मेरी दिल्ली में। उसमें इशू ये है साहब, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल की रेटिंग्स हैं, स्टैंडर्डाइजेशन है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है जिसके अंदर एनएबीएस एक्रेडिशंस होते हैं। मुरादाबाद में थोड़ा लिटली छोटा शहर है, लेकिन यहाँ जितने बड़े हॉस्पिटल हैं दे आर फुल्ली एक्रेडिटेड। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा फर्दर इसको अभी होता है, इसको अभी हम डिजिटली एक्रेडिटेड। जितनी ये इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो टीबीएस हैं, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। एक सिंपली लाइसेंस लिया और शुरू हो गए। लाइसेंस मतलब जैसे हमने रजिस्ट्रेशन कराया, सीएमओ का काम करना शुरू हो गया और कोई कंडीशन नहीं है। उनके साथ परेशानी क्या है? प्रोसीजर की स्टैंडर्डाइजेशन नहीं। जैसे मरीज एडमिट हुआ तो उसमें ये पूछे वो आके तुमने अलाउ कर दीजिए, नहीं होता। 10 तरह की क्वेरी आती है, ये भेजिए, ये भेजिए, ये भेजिए। क्लेम सेटल होना वो सिरदर्द है। मरीज डिस्चार्ज हो गया, पूरा दिन लग जाता, वहाँ से आता नहीं है। और उससे बड़ी परेशानी है कॉस्टिंग। हमारा हॉस्पिटल एनएबीएच एक्रेडिटेड है। कॉस्टिंग का मतलब ये था, कोई भी आप किसी भी प्रोफेशन या बिजनेस में हो तो आप कोई कर रहे हो तो एक बेसिक कॉस्ट निकालें ना, किसी भी चीज़ की इतनी पड़ रही है मुझे, तो उस कॉस्ट के ऊपर ही तो बात रहेगी। जिस मेडिकल कॉस्टिंग में कुछ नहीं है, सब टोटल आर्बिट्रेरी है, टोटल आर्बिट्रेरी। कुछ काम हो भी नहीं रहा,
उसमें होता क्या है कि जब स्टैंडर्ड गाइडलाइन नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, तो हर एक कोई बार्गेनिंग कैशलेस ट्रीटमेंट होता है, आप जानते हो। तो जब ये इंश्योरेंस वाले जो हैं, उनके जो लोग आते हैं, तो उनमें बार्गेन करा के कि कितना कम से कम पे करना पड़े, उसमें काम हो जाए। तो हमारी डिमांड इसलिए ये है कि प्रॉपर कॉस्टिंग हो, प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन हो, प्रोसीजर की मरीज आए, उसको ये डॉक्यूमेंट लगेगा, उसका अपने आप हो जाएगा। कोई क्वेरी आती है, तो उसके आते क्वेरी को रिज़ॉल्यूशन होगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा। और जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसमें कोई टाइम मतलब जब पहले सब क्लियर चल रहा था, उसको सेटल करने में टाइम नहीं लगेगा। फिर शो में आई सर, मुझे भी पता है और जो उसको शो को देखेंगे उनको भी पता है कि आपने कितनी चीज़ें और कितनी बातें उनको बताई जो उनको बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि आप इतने लोग आपसे बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन इतनी सारी बातें उनको आपने बता दी, वो जो उनको फ़ायदा मिलेगा और आप आए, आपका बहुत धन्यवाद सर।